बदलते भारत की शान। एक रिसर्च बताती है कि देश की 47% शहरी आबादी का रूरल कनेक्शन अब नहीं बचा है, यानी गांव में अब उनके रिश्तेदार नहीं बचे हैं। यही रिसर्च ये भी बताती है कि 97% शहरी आबादी ग्रामीण जीवन के देहाती सुंदरता का अनुभव करना चाहती है। शायद यही वजह है कि इन दिनों देश में कृषि पर्यटन यानी एग्री टूरिज्म काफ़ी फल फूल रहा है, जिससे न सिर्फ रोजगार तो बढ़ा ही है बल्कि किसानों की इनकम में भी इजाफा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप की पुणे महाराष्ट्र स्पेशल इस सीरीज में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कामशेत में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे अमृता से। अमृता जिन्होंने एग्री टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन को स्टार्टअप के रूप में चुना है। तो चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं कामशेत में और मेरे साथ फाइनली हैं अमृता भारती जी। तो अमृता जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम अमृता भारती है और मैं एक किसान हूँ। एक बहुत ही छोटे से बालकनी से बेसिकली मेरी ये शुरुआत हुई थी, और जहाँ मैंने बहुत सारे फल फूल पेड़ पौधे उगाए थे, और एक साल के अंदर मुझे बेस्ट बालकनी गार्डन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने कामशेत में एग्री टूरिज़्म सेंटर खोली हूँ, और जिसमें हम 3 तरह की ऑफरिंग रखते हैं। एक फार्म स्टे है, नाइट डे पिकनिक है, और कैंप फॉर किड्स। कैंप में हम समर कैंप और विंटर कैंप दोनों तरह की ऑफरिंग देते हैं। तो अमृता जी, मैं जानूंगी आपके कैंप्स के बारे में भी, और पूरा फार्म हम विजिट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो आपसे रिलेटेड है और मेरे मन में है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं। आपने पहली ही लाइन बोली कि मैं एक किसान हूँ, तो आपको व्यूअर्स ये जान के खुशी हो रही होगी कि जो आज का हमारा भारत का जो किसान है वो वाला किसान नहीं है जिसकी इमेज हमारे दिमाग में ये जाती है कि एक इलिटरेट सा पर्सन होगा। आज का किसान ये है, आज का किसान एजुकेटेड है। अमृता जी, मैं चाहूँगी कि आप अपना क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो भी हमारे व्यूअर्स से साझा करें। मैंने ग्रेजुएशन अपने जमशेदपुर बहुत ही छोटे से गांव से किया है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने काफ़ी सारे कंपनीज़ में जॉब भी की हूँ। मैं एक स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ, और मैंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते हुए हैं पुणे में। तो आप देख सकते हैं आज भारत का किसान कैसा है। शी इज़ प्राउडली सेड कि वो एक किसान है। तो अमृता जी, ये जो स्टार्टअप की शुरुआत हुई वो कैसे हुई और कब हुई? बचपन से मैंने अपने मम्मी पापा को घर के छोटे से आंगन में फल फूल पेड़ पौधे उगाते हुए देखी हूँ। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के प्रति रुचि मेरी बचपन से रही है। अपनी इस रुचि को मैंने अपने बालकनी गार्डन में संवारी, पर मेरे सपनों के लिए वो गार्डन 100 स्क्वायर फीट का गार्डन काफ़ी कम पड़ने लगा। तो अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए, एक बड़ी दिशा देने के लिए मैंने 2.5 साल पहले उसकी शुरुआत की। तो जब मैंने यहाँ पर फार्म की शुरुआत की तब मुझे एग्री टूरिज़्म के बारे में पता चला। तो मैंने एग्री टूरिज़्म की ट्रेनिंग पांडुरंगा तावरे सर, जिन्हें फादर ऑफ एग्री टूरिज़्म इन इंडिया भी कहा जाता है, उनसे मैंने एग्री टूरिज़्म की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा सुप्रिया मैम, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्री ऑफ महाराष्ट्र टूरिज़्म हैं, उनके सहयोग और पांडुरंगा तावरे सर के
सहयोग से मैंने अपनी फार्म की शुरुआत की। इसके साथ ही मेरी गुरु माँ रमा त्यागी मैम, जो कि डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर ऑफ गाज़ियाबाद हैं, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, कि प्रोत्साहन दी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो इन सबके सहयोग के साथ मैंने यहाँ पर एग्री टूरिज़्म की शुरुआत की है। और काफ़ी साल विदेश में रहने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि आजकल की जनरेशन एग्री टूरिज़्म और मतलब गांव और शहर के बीच की में बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है। शहर के बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि फार्म कैसा होता है, खेती कैसे होती है, या फिर किसानों के क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कुछ समय पहले हमारे यहाँ बैगन के पेड़ लगे हुए थे, और उसमें से कुछ बैगन को हमने बीज के लिए रखा हुआ था। तो एक फैमिली आई जिनका छोटा सा बच्चा था 10 साल का, वो बहुत ही खुश होकर एक्साइटमेंट में बोला, मम्मा देखो मैंगो। तो आप सोच सकते हैं कि मैंगो और बैगन के पेड़ की पहचान तक बच्चों में नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं दूंगी अपने समर कैंप का। जब मैं समर कैंप के बच्चों को विलेज टूर कराई, और जब मैंने उनको दिखाया कि दूध कहाँ से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो तबेले को देखकर उन लोगों ने काफ़ी नाक मुँह सिकोड़ा और दूध निकलते हुए प्रोसेस को देखा। फिर उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मैम ये दूध अब क्या प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा? तो सोचिए, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क को उन्हें लगता है कि प्यूरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, और जो पैकेट में आ रहा है उन्हें लगता है कि वो प्योर मिल्क है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें बच्चों को अवगत कराना है कि एक्चुअल लाइफ क्या है, और किस तरह से हम कहाँ से उन्हें चावल मिल रहा है, कहाँ से उन्हें खाना मिल रहा है, हम किस तरह से हर चीज़ों की तैयार कर रहे हैं, और किसान का क्या स्ट्रगल है। ये चीज़ बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अमृता जी, मेरा ये सवाल आपसे होने भी वाला था कि आखिर देश में, क्योंकि जो कि भारत देश जिसको जाना ही गाँवों के लिए जाता है, अपने रूरल कल्चर की वजह से जाता है, तो आज यहाँ पर एग्री जो टूरिज़्म है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? तो आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमारे व्यूअर्स को भी समझा दिया है कि आज के जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 47% जो सिटी वाले लोग हैं उनमें ऐसे हैं जिनका कोई रूरल कनेक्शन ही नहीं बचा है। उनके बच्चों को नहीं पता कि बैंगन कैसे उगता है या बैंगन कैसा दिखता है। तो बेहद ज़रूरी ये सवाल था जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने उसका जवाब बहुत ही अच्छे से हमें समझा दिया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपने इसके लिए ट्रेनिंग ली है बाकायदा। हाँ। तो उस ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला? क्योंकि मुझे लग रहा है कोई गार्डनिंग, आपने शुरू में ही बताया गार्डनिंग का आपको शौक था, तो आप वैसे भी कर सकती थी, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए बाकायदा एक आपके पास एक स्किल होना अलग बात होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे से उस चीज़ की पूरी तरह से थरली आप जानकारी लेते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो एग्री टूरिज़्म की ट्रेनिंग से मुझे पता चला कि हमें अपने जो गेस्ट आते हैं उनको हम फार्म में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको से क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, हमें कहाँ से सर्टिफिकेट्स जैसे लाइसेंस, हमें फूड लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा, और इस तरह की जानकारी हमें एग्री टूरिज़्म के ट्रेनिंग से मिली है। और इसके अलावा जो फादर ऑफ एग्री टूरिज़्म, जैसे मैंने पांडुरंगा सर के बारे में बताया, वो एक जैसे उनको फादर ऑफ एग्री टूरिज़्म बोला जाता है, तो ही इज़ लाइक अ फादर फिगर। वो कभी भी, जैसे कि आप थोड़े से आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, तो वो हमेशा गाइडेंस के लिए आपके साथ बने रहते हैं, और वो आपको बताते रहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सब का सहयोग उनसे हमें मिलता रहता है। तो जब हम शौकिया कोई काम करते हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। जैसे आपने बताया कि आपको फूड लाइसेंस वगैरह के बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान ही ये पता चल गया कि किस तरह से लेना है। तो आपको क्या लगता है ट्रेनिंग के बाद क्या कुछ वो चैलेंजेस थे जो आप फेस करती अगर ट्रेनिंग नहीं लेती, लेकिन वो अब कम हो गए उसके बाद? एग्री टूरिज़्म का जो हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड जो एग्री टूरिज़्म सेंटर हमारा है, तो ये हमें नहीं मिल पाता बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि आज हम सरकार से मान्यता प्राप्त एग्री टूरिज़्म सेंटर हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाता। इसके अलावा हमें फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, तो वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता। ये तो वो चैलेंजेस थे जो कि ट्रेनिंग लेने की वजह से थोड़ी आसान हो गई हमारे लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जिन्हें हमें खुद से फेस करना होता है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि शहर के चकाचौंध को छोड़कर गांव में रिलोकेट होना और यहाँ
यहाँ पर अपनी एक पहचान बनानी सबसे बड़ी चैलेंज थी, बीइंग अ विमेन। और मैं अपनी चुनौतियों को 2 भागों में बांटना चाहूँगी। जैसे कि ये एग्री टूरिज़्म है, तो एक खेती से भरी चुनौती और एक टूरिज़्म से भरी चुनौती, क्योंकि दोनों ही काफ़ी मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। तो यहाँ पर अपनी पकड़ बनानी बहुत मुश्किल थी। तो जैसे खेती से भरी चुनौती को मैं पहले बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे जानना था, सीखना था, जहाँ पे मेरी गुरु माँ का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, रमा त्यागी मैम का, जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उनके सपोर्ट की वजह से बहुत कुछ मुझे पता चला, मैं बहुत अच्छे से कर पाई। लेकिन कुछ ऐसे थे, जैसे कि थोड़े से लाइटर नोट में मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारे फार्म में बहुत सारे क्रैब हैं। तो ये क्रैब ऐसे होते हैं जो सारी फसल को काट देते हैं। जैसे सुबह आप पेड़ लगाएं और शाम तक वो पेड़ गायब है, तो पता चलता है कि वो क्रैब के बिल में है, जिसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये एक चैलेंज है। और यहाँ आजू बाजू के गांव वालों को ऐसा लगा कि ये एक औरत आकर यहाँ पे बस के खेती कैसे कर रही है। तो उनको समझाना कि मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ, और उनकी नज़र में अपनी इज्जत बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। इसके बाद जैसे टूरिज़्म में अगर आप आएँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके रिव्यूज़ पढ़कर या फिर रिसॉर्ट देखकर आ जाते हैं, पर वो हमारे वेबसाइट को पूरी तरह से चेक नहीं करते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है या फिर जो मैच होता है, उसको मैच कर पाना, उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब एक आप रिसॉर्ट की कल्पना कर कर आते हैं, तो आप बहुत सारे हरे भरे पेड़, स्विमिंग पूल, इन सब चीज़ों की कल्पना वो कर कर आते हैं। तो फिर यहाँ पर जब उन्हें देखते हैं कि बहुत ही साधारण सा सिंपल सा गाँव का सेटअप है, तो उसको भी मैच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मतलब हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें फेस करना। और इसके अलावा बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं बाहर गई हूँ और मुझे कुछ लोगों ने ऐसा घेर भी लिया कि इस वजह से कि आप हमसे सामान लीजिए, यहाँ पर आप कैसे आ गई, क्यों आ गई। तो इन सब चीज़ों को फेस करना और पूरे हिम्मत के साथ उनको फेस करना, उनका सामना करना भी बीइंग विमेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिनको मैंने सब सामना की हूँ। और आज मैं 2.5 साल से यहाँ पे पूरी तरह से सेट हो गई हूँ। अब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है मुझे। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी चुनौती थी जो कि मैंने अभी पूरा किया है। तो अमृता जी की ये जो स्टार्टअप जर्नी थी, कैसे शुरुआत हुई और क्या इनका उस टाइम पे माइंडसेट था कि इनको इस फील्ड में ले आया, ये सब हमने जान लिया है। लेकिन बातें अभी और भी करेंगे फार्म से रिलेटेड, क्या कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं और जो स्टे यहाँ पर होता है, किस तरह के यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तो हमने पूरा एक राउंड ले लिया है आपके फार्म का, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी क्रॉप्स आपने लगाई हुई है अमृता जी। तो किस किस तरह की क्रॉप्स हैं यहाँ पर? हमने चावल की फसल काटी है, धान काटी है। तो और उसके काटने के साथ ही साथ हमने, आप वहाँ पे देख सकते हैं, हमने वहाँ पर स्वीट कॉर्न लगाया है। उधर के खेतों में जैसा मैंने आपको दिखाया, हमने ज्वारी लगाई है, कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हूँ। और जैसे ही ये सारा धान का फसल हट जाएगा, हम इसमें रोटर चलाएंगे, ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें चना लगाएंगे, सब तरह की सब्जियाँ लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे। तो मैं एक मल्टी लेयर फार्मिंग करती हूँ, जिससे कि बहुत ही कम जगह में काफ़ी सारे उपज कर सकते हैं। काफ़ी तरह की फसल
हम ले सकते हैं वो करते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा राउंड वाइज करते हैं, जैसे कि अब जैसे मक्का तैयार हो जाएगा और बाकी उधर कुछ और रहेगा, तो मक्का जैसे तैयार हो जाएगा यहाँ पर हम तुरंत ही कुछ दाल लगा देंगे, जैसे तुअर की दाल लगा देंगे या फिर अरहर की दाल लगा देंगे। इस तरह से करके हम राउंड द ईयर टर्न बाय टर्न हम बहुत तरह की क्रॉप्स यहाँ से निकालते हैं। जी, तो अगर मैं इन क्रॉप्स के कंजम्पशन की बात करूं तो वो किस तरह से आप इसको सेल करते हैं या किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे? एक तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारा टूरिज़्म है, तो हमारे फार्म पे काफ़ी सारे गेस्ट रहते हैं, तो हमारा खुद का कंजम्पशन भी काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा जो गेस्ट यहाँ आते हैं वो बहुत खुशी यहाँ से हमारे क्रॉप्स ख़रीद कर भी लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फार्म फ्रेश है, तो चलो लेकर जाते हैं। इसके अलावा आजू बाजू के एरिया में भी हमारा मतलब कुछ लोग आते हैं, लेकर जाते हैं और कुछ रेगुलर कस्टमर बन गए हमारे अब। और अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो कितने लोग को आपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है? हमारे पास यहाँ पर 6 लोग हैं टोटल, उनमें से गांव के 3 लोग हैं और कुछ सपोर्ट के लिए हम अपने गांव से भी कुछ लोगों को लेकर आए हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट वही 6 लोग हैं हमारे पास। जी, तो अमृता जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि टूरिज़्म तो अपने देश में काफ़ी है और एग्री टूरिज़्म अभी नया है, तो किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ आना प्रेफर करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि सभी एज ग्रुप के लोग आकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर 50वीं सालगिरह भी मनाने आ रहे हैं, पहली सालगिरह भी मनाने आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपने नवजात शिशु का पहला जन्मदिन भी यहाँ मनाने आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हर तरह के लोग यहाँ पे फार्म पर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल लोगों की पसंद थोड़ी बदल गई है, लोग एक रिसॉर्ट नहीं जाकर उन्हें एक ऐसी जगह आना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको एक काफ़ी होमली फीलिंग मिले और जहाँ उनको एक नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिले। इसके अलावा हमारे पास विदेशों से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और इस तरह से हम इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। एग्री टूरिज़्म है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक भारत की असली तस्वीर है जिसको लोग अब यहाँ मिस करने लग गए हैं, खास करके जो शहरी लोग हैं, तो शायद वो जो भारत का एक जो फील है, जो एक अपना रूरल कल्चर है, उसको जानने समझने के लिए यहाँ हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। तो आपने बताया कि बहुत सारा यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और क्योंकि स्टे की हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्टे के लिए किस तरह के रूम्स आपके पास अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास सीनियर सिटीजन जो आते हैं उनके लिए हम लोगों ने कमरा रखा हुआ है जिसमें कि प्रॉपर बेडिंग है, एकदम कंफर्टेबल रूम है। और जो यंग क्राउड है आजकल, उन लोगों को कुछ अलग चाहिए, तो उनको 4 दीवारी से बाहर निकल कर वो एक टेंट में रहना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी लग्जरियस टेंट रखा हुआ है जो कि 8 फीट बाई 8 फीट उनका हाइट है और इसमें एक साथ 4 फैमिली आराम से रह सकते हैं। तो उस तरह का हम लोगों ने टेंट स्टे भी रखा हुआ है। और बारिश के मौसम में या फिर गर्मी से बचने के लिए हमने उन टेंट को 3 फीट सीमेंटेड फ्लोरिंग के ऊपर रखा हुआ है जिसके ऊपर प्रॉपर रूफ बना हुआ है। और साथ में आपको हर टेंट के साथ आपको अंदर मैट्रेस तो मिलता ही है, साथ में आपको एक टेबल मिलता है। बाहर आपको हर टेंट के साथ आपको बाहर एक पर्सनल कॉट मिलता है, टेबल चेयर मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात है, लोगों को जब टेंट स्टे कहते हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमें कॉमन वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला हमारा सोच है कि हम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो हर टेंट के साथ हम एक पर्सनल वॉशरूम लोगों को देते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को टेंट स्टे भी अब काफ़ी कंफर्टेबल होने लगी है। जी, और अगर यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ आपने रखी? एक्टिविटीज़ में हमारा सबसे पहला, चूँकि एग्री टूरिज़्म है तो फार्मिंग हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है जहाँ पे लोग आते हैं, हमारे साथ फार्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे आते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट आए हैं और हम उन्हीं से सब्जियाँ तुड़वा कर वही सब्जी उनको बनाकर खिलाते हैं। तो ये चीज़ एक मतलब 2-3 घंटे तो वो फार्मिंग में, फार्म टूर में ही हमारा निकल जाता है। इसके अलावा हम लोकल एरिया भी दिखाते हैं जिसमें कि हम एक उनको यहाँ का जो गाइडेड डैम टूर होता है, सनसेट पॉइंट है, 300 साल पुरानी हिस्टोरिकल टेम्पल है, वो दिखाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खासियत है, हम इंद्रायणी रिवर के बगल में बसे हुए हैं। तो इंद्रायणी रिवर में हम उनको लेकर जाते हैं जहाँ पर उनको हम स्विमिंग करने का मौका देते हैं, पानी में खेलने का मौका देते हैं। तो अब वो भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा है। स्विमिंग पूल, क्लोरीन वाटर से बाहर निकल कर एक नेचर में, एक नदी में नहाना, नदी में तैरना एक बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है। इसके अलावा
अलावा जैसे ओल्ड स्कूल गेम्स होते हैं हमारे, जैसे पतंग उड़ाना, मछली पकड़ना, उसके बाद बर्ड वॉचिंग, स्टार गेजिंग, और छोटे बच्चों के लिए ओल्ड स्कूल गेम्स होते हैं जैसे कि लगोरी हुआ। इस तरह के गेम्स हम उनसे खिलवाते हैं और ओवरऑल इस तरह से करके हर एज ग्रुप के लिए एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज लोगों को मिलता है। बिल्कुल। तो आपने ध्यान दिया होगा व्यूअर्स, इन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एक नाम लिया स्टार गेजिंग, क्योंकि आजकल जो शहरीकरण हो चुका है वहाँ पर इतनी ऊंची इमारतें होती हैं कि शायद जो तारे हैं टिमटिमाते, हमने बचपन से एक पोएम सीखी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये शायद बहुत सारे बच्चे या हम भी खुद बात करें तो पता नहीं कब कितने साल गुजर जाते हैं तारों से बात किए हुए और तारों को देखे हुए। तो यहाँ पे आपको सितारों से बात करने का भी मौका दिया जाता है। तो अमृता जी, ये जो सारा इतना अच्छा एक्टिविटीज़ आपने बताई है और आप इतना नेचर के करीब सबको लेके आ रही हैं, तो कितना पॉकेट फ्रेंडली है ये? मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, मेरा मकसद है कि मैं लोगों को, शहरी लोगों को गांव से कनेक्ट कराऊं। तो हमने बहुत ही रिजनेबल पैकेज रखा हुआ है और जो भी हमारा नाइट स्टे का पैकेज है उसमें उनको पैकेज के साथ, उनको स्टे के साथ, उनको खाना, सारे एक्टिविटीज़, बैलगाड़ी राइड, ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है। तो हम किसी भी चीज़ के अलग से चार्जेस नहीं लेते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि वो नाइट स्टे का पैकेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो हम डे पिकनिक का भी पैकेज रखते हैं, जिसमें कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम लेते हैं और आप दिन भर आइए, आप एक फार्म का आनंद लीजिए, सारे एक्टिविटीज़ कीजिए और फिर आप शाम को अपने घर चले जाइए। जी, आपने कहा बैलगाड़ी भी है यहाँ पर और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ बैलगाड़ी में बैठने के लिए। तो सवाल अभी बहुत सारे पूछे जाएंगे अमृता जी से, लेकिन एक दो एक्टिविटीज़ मैं भी तब तक कर लेती हूँ। तब तक आप ले लीजिए एक और छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं पुणे काम क्षेत्र में और हमारे साथ हैं अमृता जी। ओके रिंकी जी, चलिए हम बाद में बाकी बातें करेंगे, पहले मैं आपको अपने कुछ गेस्ट से मिलाती हूँ। बिल्कुल, पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं हमने ऐसा माहौल बना रखा है यहाँ पे, जहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं वो भी काफ़ी शांति से रिलैक्स कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी अपना अलग तरह का एक आनंद ले रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। और आगे चलते हुए उधर हमारा किचन है, ये जगह है जहाँ हम खाना सर्व करते हैं, यहाँ हम खाना सर्व करते हैं, ये हमारा किचन है। तो सबसे ख़ास बात हमारे खाने की ये है कि 90% चीज़ें हमारे जो हम गेस्ट को सर्व करते हैं थाली में हमारे खुद का फार्म का उगाया हुआ होता है, ऑर्गेनिक खाना होता है और इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए मिलते हैं अपने कुछ गेस्ट से। ये है रिति, ये है अमित और ये है कियारा। आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। क्या वजह है कि आप कहीं और जाने के बजाय एग्री टूरिज्म को चूज करते हैं? जब आप सिटी में रहते हैं तो अभी की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, दे आर कम्प्लीटली कट आउट फ्रॉम कैसे हम लोग पहले गाँवों में रहते थे या जो हम खाना खाते हैं, हाउ डज इट कम टू आवर टेबल। वो चीज़ों का नॉलेज मैंने देखा है, स्पेशली माई चाइल्ड। लास्ट 3 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और शी हैज़ लर्नड अ लॉट, यू नो, एटलीस्ट उसको पता है कि राइस अब कैसे बनता है, वरना पहले उसे लगता था पेड़ से आता है। तो दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड इज़ जब एग्री टूरिज़्म की बात करते हैं तो इट ऑल्सो सपोर्ट्स लोकल कम्युनिटी। यहाँ पे जो हम लोग खाना खाते हैं वो अमृता इंश्योर्स कि वो इस फार्म का ही है, तो आपका एक जो वीकेंड का जो प्रॉपर मकसद होता है वो यहाँ पे आके पूरा हो जाता है। तो लोगों से हमने बात कर ली है और हमने जान लिया है कि एग्री टूरिज्म की तरफ क्यों वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इंडिया में आप एग्री टूरिज्म को किस तरह से देखती हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के जनरेशन को
कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से गेहूँ आ रहा है, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह है जो अपने देश से एग्री टूरिज्म है, जो अपने देश से अब कनेक्ट हम हो पा रहे हैं। तो ये आगे चलकर ये एक बहुत ही बड़ा रूप लेगा और मुझे बहुत उम्मीद है इस चीज़ से कि लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की पसंद अब बदल रही है। तो मैं सबसे पूछती हूँ अमृता जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आज जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर आप आज किसी के भी पेरेंट्स से पूछें कि आपका बेटा क्या करता है, तो माता पिता बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है। पर बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा किसान है। मैं कहती हूँ अपनी सोच को बदलिए और शांत गर्व से कहिए कि हम किसान हैं, क्योंकि किसान होना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि किसान देश के बैकबोन हैं। अब एग्री टूरिज्म से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो मैं कहूँगी कि जिन भी हमारे किसान भाई बहनों के पास अगर थोड़ी सी भी जगह है, जैसे कि एग्री टूरिज्म खोलने के लिए सबसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो होती है 2 एकड़ ज़मीन। अगर आपके पास वो थोड़ी सी भी जगह है तो मैं कहूँगी कि बहुत ही कम लागत में आप एक अपने एग्री टूरिज्म को आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास खेती जो फसल की जो चीज़ है, खेती आपके पास पहले से ही है। अब आपको सिर्फ उसमें टूरिज्म ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा सेटअप करें, बहुत लाविश सेटअप करें, क्योंकि लोगों को अपनी धरती से कनेक्ट होना है, अपने फार्म से कनेक्ट होना है। तो आप बहुत ही एक साफ़ सुथरा कंफर्टेबल स्टे आप अरेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं, अगर एक तंबू भी आप डाल सकते हैं लोगों के लिए, तो बहुत ही लोग आनंद के साथ वहाँ पे रहना चाहेंगे, बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पे रहना चाहेंगे। तो हर बार की तरह अभी मैं अमृता जी को थैंक यू नहीं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तो भले पूरा हो गया, लेकिन हम रात में यहाँ स्टे करने वाले हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ का लुत्फ भी हम यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली से पुणे शायद उनको ये बताने आप लोग को भी आए हैं कि एग्री टूरिज्म किस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया में, और साथ ही क्योंकि बनता है हमारा भी इतनी दूर से आए हैं तो कि हम यहाँ पर जो नाइट एक्टिविटीज़ हैं वो करके जाएँ। तो चलिए रात का इंतज़ार करते हैं।